और बिल्कुल बिल्कुल वहीं खड़े हैं और ये सारी चीजें थी। 100 दिन में जो काम सरकार ने किए उसकी कहीं ना कहीं तारीफ भी की जा रही है, सभी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो काम करने थे और जिन कामों को प्राथमिकता की बात की गई थी वहां पर लोगों को कहीं ना कहीं मायूसी नजर आई है कि उस पर कुछ नहीं कहा गया। 100 दिन में कम से कम कानून व्यवस्था को बिल्कुल बेहतर नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन कुछ हद तक अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती थी। वहां पर कुछ खास फर्क नहीं देखने के लिए मिला। हालांकि सरकार कह रही है कि उनकी दिशा में और दशा में कोई फर्क नहीं है और नियत बिल्कुल साफ है, जनता के लिए सारे काम बिल्कुल पूरे किए जाएंगे। लेकिन जनता ये भी कह रही है कि कम से कम ऐसे काम मत करना, जैसे पेंशन की बात है कि 2000 का वादा किया था, अब उसको 200 रुपये बढ़ाया जाएगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था। जनता ये भी कह रही है। धनखड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप तमाम मेहमान अशोक अरोड़ा जी, बी बत्रा जी और जगमोहन आनंद जी, ID स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनता उम्मीद लगाए बैठी है, अब देखते हैं कि सरकार अगले 100 दिन में कितने बेहतर काम करती है। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जनता TV के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूँ पूजा कविया। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहाँ विरोध होता है उन चीजों को फायदा पहुंचा। हमको कुछ इंडिकेशंस दें, एक इशारा करें कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीजें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। यदि आपने अभी पास किया है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर में डिग्री या डिप्लोमा या 10+2 वोकेशनल कोर्स और बेरोजगार हैं, तो उज्जवल भविष्य के लिए लें 1 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टाइपेंड के साथ और अपना करियर बनाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना। देखिए वेबसाइट्स। हिमलैंड का पंखा, घर हो या ऑफिस, मचा दे अपना डंका। नॉट जस्ट अ फन, इट्स फैंटास्टिक। देश का पैसा विदेश जाने से रोकें, स्वदेशी अपनाएं और देश की तरक्की में भागीदार बनें। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए चेहरे, कुछ नए मिजाज के साथ कुछ नई बातें लेकर आपके सामने रूबरू। न जाने कितने बुतों की मैं आजमाइश हूँ, मेरे वजूद पे पत्थर मलाल करता है। बेटों से ज्यादा बोझ भी ढोती है बेटियां, ढोती है बेटियां, फिर भी हमारे देश में रोती हैं बेटियां। दायित्व है तुम्हारा जन जन को प्यार देना, हरियाणा की इस भू को नूतन श्रृंगार देना। क्या बात। शक्ति की सुगंध से कई मन होश खोने जाए, उससे भी पहले उठकर कर्तव्य बोध कर। हृदय की सूनी वादियों में नाम तेरा गूंजता है, उससे मधुर ना मंत्र कोई अन्य मुझको सूझता है। क्या बात है। माना हर कोई यहाँ झांसी की रानी तो नहीं, पर जरूरत जब पड़ी है हार मानी तो नहीं। ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है, मेरे भारत की लहराती मुस्कान है। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में,
वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदले या बदले लोगों के तेवर। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम खट्टर ने गिनवाई उपलब्धियां। नई खेल नीति, पेंशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में हुए कामों का दिया ब्यौरा। प्रदेश सरकार के 100 दिनों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने ली चुटकी। कहा, एक्सप्रेस नहीं, छुक छुक गाड़ी है प्रदेश सरकार। वीरेंद्र सिंह ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, आपके खाते में है हवाला का पैसा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होंगी अस्थायी नियुक्तियां। स्वास्थ्य सेवाओं का बजट भी होगा दुगना। हरियाणा कर्मचारी महासंघ का ऐलान। मांगे पूरी न होने पर आर पार की लड़ाई को तैयार। सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम खत। रोहतक, झज्जर समेत प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के मामलों में हुआ इजाफा। अब तक स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं कई मौतें। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। 9 बजे की सभी बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कव्या। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं करनाल की, जहां पर 12वीं एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस शुरू हो चुका है। दरअसल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था में आयोजित इस विज्ञान कांग्रेस का राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उद्घाटन भी किया। वहीं 6 फरवरी तक देश विदेश के तकरीबन 70 वैज्ञानिक यहां पर शोध करेंगे। आपको बता दें कि 500 प्रगतिशील किसान और 75 कंपनियां भी साइंस कांग्रेस में हिस्सा ले रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदेश की कृषि नीति निर्माण पर भी ये कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण सिफारिश देगी और कृषि क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को इस दौरान अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाएगा। फूड सिक्योरिटी नहीं है तो फिर आगे कोई काम नहीं चल सकता। भूखे भजन न होए गोपाला। और इसलिए देश की समृद्धि, व्यक्ति का उत्कर्ष, ये सारी की सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर हैं कि उसको भरपेट भोजन मिले, संतुलित भोजन मिले, सब प्रकार की चीज़ें जो आवश्यकताएं जो खेती में से पैदा होती हैं वो उसको मिले, भरपूर मात्रा में मिले। इस दिशा में देश अगर संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनता है तो देश की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक चीज़ होगी। और हमारे जितने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, खेती के सामने कौन सी इस समय चुनौतियाँ हैं, उससे कैसे विजय प्राप्त की जाए, निराकरण किया जाए, इसके लिए इस तरह की कृषि विज्ञान कांग्रेस हुआ करती है। आज वे 12वीं कांग्रेस यहाँ पर हो रही है कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी जो मिलेगी, इसमें जो निकल कर के आएगी, इससे और ज़्यादा लाभ मिले प्रदेश को। पंजाब और हरियाणा तो वैसे भी देश में नंबर 1 पर है कृषि के क्षेत्र। वहीं दिल्ली में चुनाव से 4 दिन पहले आज बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। इस मौके पर दिल्ली पार्टी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में अब विकास होगा, यहाँ पारदर्शिता और स्वच्छ राजनीति ही हमारा मुख्य मुद्दा है। दिल्ली के लोगों के लिए बिजली की समस्या दूर करने को लेकर ही पहली प्राथमिकता है। हर घर में पानी पहुंचाने का बीजेपी ने इसमें वायदा भी किया है। साथ ही साथ सतीश उपाध्याय ने कहा कि इसमें दिल्ली के सपने को पूरा किया जाने का जो विजन है वो लागू किया गया है। यहाँ के अस्पताल आईसीयू में हैं, जिसे ठीक किया जाएगा। जहां झुग्गी होगी सरकार वहीं उन्हें मकान उपलब्ध करवाएगी। 1 लाख मकान मध्य वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। विजन डॉक्यूमेंट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण बेदी, सतीश उपाध्याय की तस्वीर भी है, जिसमें तीसरे नंबर पर किरण बेदी भी नजर आ रही हैं। जिसका रिलीज, जिसका लोकार्पण, जिसकी सब्जेक्ट मटेरियल, जिसकी विषय वस्तु अभी हमने आपको दी है। 7 फरवरी 2015 का विधानसभा का चुनाव
रूप से दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली का ये चुनाव निश्चित रूप से तय करेगा कि दिल्ली की दशा क्या होगी, दिल्ली का विजन क्या होगा, दिल्ली कौन सा मार्ग चुनेगी, दिल्ली किस प्रकार का रास्ता तय करेगी। दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी, दिल्ली में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, दिल्ली में गुड गवर्नेंस की राजनीति होगी, दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी, या दिल्ली में ... इस तरह की राजनीति होगी। मूलभूत रूप से एक तो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं। ये समस्याएं दिल्ली में बिजली की प्रॉब्लम, दिल्ली में बिजली से रिलेटेड इश्यूज हैं, दिल्ली में किस प्रकार से 24/7 लोगों को बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है। और केवल बिजली मिले ही ना, बिजली के साथ साथ दिल्ली अगर हमको वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है तो कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन वी से इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटीज में हम देखते हैं, बाहर हमको तार दिखाई देते हैं, कंप्लीट ऑगमेंटेशन होने की जरूरत है। और तब दिल्ली का ये मूलभूत जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ठीक होगा। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, 24/7 पानी किस तरह से लोगों को मिले, हर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग को, हर घर में पानी पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। वहीं सीएम खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 100 दिन के कार्यकाल के कामकाज का ब्यौरा दिया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने, बैंकों और डाकघरों में पेंशन मिलने, खेल नीति 2015 की घोषणा की और ऐसे ही तमाम मुद्दों का यहां पर जिक्र करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर नजर आए। सम्यक विकास की दृष्टि हर गांव हमारा आदर्श गांव बने, इसमें सांसद आदर्श गांव योजना केंद्र की चल रही है। प्रदेश में भी हमने विधायक आदर्श ग्राम योजना, अधिकारी आदर्श ग्राम योजना और इसके साथ साथ स्व प्रेरणा आदर्श ग्राम योजना, अर्थात जो क्षमतावान बंधु हैं, इंडिविजुअल्स हैं, संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, वो भी एक एक गांव को सब लोग अडॉप्ट करें, जिससे हम अधिकतम गांव तक पहुंच सकें। गाय की मिनी डेयरियां, इस पर जो अभी तक 25% की ग्रांट मिलती थी, छूट मिलती थी, अब हमने उसको 1 से 5 गाय की डेयरी कोई बनाता है तो उसको 50% छूट ये दी है। गाय के संरक्षण का और गौवध बंदी, इसके नाते से हमने इसका एक सख्त कानून बनाने का फैसला किया है ताकि गौहत्या के दोषियों को सजा ठीक से मिल सके। वहीं सरकार की विफलता गिनवाते हुए रोहतक पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने खट्टर सरकार के 100 दिन के शासनकाल पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सरकार ने जनता से विश्वासघात किया है, सरकार 100 दिन में पूरी तरह से विफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को बदलने का काम किया है, उन्हें पलटने का काम किया है। इस सरकार के कार्यकाल में किसान, गरीब, व्यापारी, हर वर्ग का जो इंसान है वो त्रस्त है। सरकार ने जनता से किए वायदों के साथ विश्वासघात किया है और जनादेश का अपमान भी किया है। इस दौरान अशोक तंवर ने यह भी कहा कि ये सरकार एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि छुक छुक गाड़ी की तरह चलती है।
सरकार को तो सबने देख लिया है। 3 महीने अभी 3.25 महीने हुए हैं, 100 दिन जैसे आपने कहा, और 100 दिन में पूरी तरीके से एक विफल सरकार रही है। इन्होंने कुछ किया है तो वो पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन थे उनको उल्टा करने का काम किया। आज किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी अपने आप को त्रस्त महसूस करता है। और कई जगह मैं देखता हूँ लिखा होता है फलानी एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस नहीं है तो छुक छुक गाड़ी भी नहीं चली है अभी तो किस तरह की एक्सप्रेस है जिसने, मैं समझता हूँ कि जो वायदे किए, वायदों के साथ विश्वासघात किया, जनादेश का अपमान किया, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार को तो सबने देख लिया है। 3 महीने अभी 3.25 महीने हुए हैं, 100 दिन जैसे आपने कहा, और 100 दिन में पूरी तरीके से एक विफल सरकार रही है। इन्होंने कुछ किया है तो वो पुरानी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसके जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन थे उनको उल्टा करने का काम किया। आज किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी अपने आप को त्रस्त महसूस करता है। और कई जगह मैं देखता हूँ लिखा होता है फलानी एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस नहीं है तो छुक छुक गाड़ी भी नहीं चली है अभी तो किस तरह की एक्सप्रेस है जिसने, मैं समझता हूँ कि जो वायदे किए, वायदों के साथ विश्वासघात किया, जनादेश का अपमान किया, और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगली खबर जींद से है, जहां पर रविदास धर्मशाला में संत रविदास की 638वीं जयंती के समारोह में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी के खाते में 4 फर्मों द्वारा डाले गए 2 करोड़ रुपए पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दरअसल वीरेंद्र सिंह ने कहा कि केजरीवाल अपने आप को राजनीति में ज्यादा ईमानदार साबित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो लोग अपने आप को ज्यादा ईमानदार साबित करने का प्रयास करते हैं, उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्री आदमी अपने आप को ज्यादा राजनीति में ये सोचे कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ और छाती ठोक के कहे, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। ये जो 4 चेक हैं 50-50 लाख के, 2 करोड़ के, जो लगता है कि जिन कंपनियों से ये आए हैं वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई कारोबार नहीं, उस कंपनी का कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं, तो वो कहां से आ गए पैसे। एक ठीक है, कंपनी रजिस्टर तो हो जाती है, उसकी कोई बैलेंस शीट होगी, कोई कारोबार हुआ होगा, लेकिन कुछ नहीं। तो इस तरह का पैसा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हवाला का पैसा है, और ये इकोनॉमिक ऑफेंस तो है ही है, लेकिन केजरीवाल जैसे आदमी की जो उनकी जो मान्यता लेके चल रहे हैं कि मैं ईमानदारी का राज लेके आऊंगा, मैं खुद बड़ा ईमानदार हूं, इससे बड़ी बेईमानी की कोई घटना हो नहीं सकती। आदमी अपने आप को ज्यादा राजनीति में ये सोचे कि मैं बहुत ही ईमानदार हूं और छाती ठोक के कहे, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है। ये जो 4 चेक हैं 50-50 लाख के, 2 करोड़ के, जो लगता है कि जिन कंपनियों से ये आए हैं वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई कारोबार नहीं, उस कंपनी का कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई लेन देन नहीं, तो वो कहां से आ गए पैसे। एक ठीक है, कंपनी रजिस्टर तो हो जाती है, उसकी कोई बैलेंस शीट होगी, कोई कारोबार हुआ होगा, लेकिन कुछ नहीं। तो इस तरह का पैसा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हवाला का पैसा है, और ये इकोनॉमिक ऑफेंस तो है ही है, लेकिन केजरीवाल जैसे आदमी की जो उनकी जो मान्यता लेके चल रहे हैं कि मैं ईमानदारी का राज लेके आऊंगा, मैं खुद बड़ा ईमानदार हूं, इससे बड़ी बेईमानी की कोई घटना। वहीं हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग में 1000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति जल्द करने वाली है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी है और इसकी पूरी लिस्ट अब तैयार कर ली गई है। दरअसल अनिल विज ने कहा कि स्थायी नियुक्ति में समय लगना है, इसलिए फिलहाल मेडिकल और पैरामेडिकल के 1000 पद
एडहॉक के आधार पर भरे जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 2 गुना करने जा रही है और 2 की जगह अब कुल बजट का 4% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। इस दौरान अनिल विज ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश की दिशा और दशा को बिगाड़ दिया था, जिसे उन्होंने पटरी पर ला दिया है और अब विकास के पथ पर प्रदेश आगे बढ़ेगा। योगदान रहता है बेटियों का लालन पालन इस क्षेत्र में जिस प्रकार से अपना योगदान दे रही है। सारा स्टाफ माँ का कितना योगदान रहता है बेटियों का लालन पालन। जितना भी डॉक्टर्स का, मेडिकल का और पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी लगभग 1000 के करीब स्टाफ है ये। और उसके क्योंकि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्शन होनी है उसमें काफ़ी समय लगता है और तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ये अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, इसलिए अभी हम एडहॉक स्तर पर रख देंगे और 2-3 महीने में एक सीट हम पूरी करेंगे। सारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसका स्वास्थ्य खराब है और कहीं पर सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। ये सारा हमने स्टडी किया है, सारा डाटा कलेक्ट किया और सारा हम उसको ठीक करेंगे। देखिए वो हरियाणा में जो हरियाणा नंबर 1 का राग अलापने वाली सरकार केवल स्वास्थ्य विभाग पर सारे बजट का 2% खर्च कर रही थी। उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार भी 12% खर्च कर रही है। तो इसी कारण से ये इतना बुरा हाल हुआ था और हम अब पूरा जोर लगाएंगे कि इसका बजट बढ़ाया जाए और कम से कम डबल तो किया जाए। जितना भी डॉक्टर्स का, मेडिकल का और पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी लगभग 1000 के करीब स्टाफ है ये। और उसके क्योंकि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्शन होनी है उसमें काफ़ी समय लगता है और तब तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ये अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, इसलिए अभी हम एडहॉक स्तर पर रख देंगे और 2-3 महीने में एक सीट हम पूरी करेंगे। सारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इसका स्वास्थ्य खराब है और कहीं पर सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। ये सारा हमने स्टडी किया है, सारा डाटा कलेक्ट किया और सारा हम उसको ठीक करेंगे। देखिए वो हरियाणा में जो हरियाणा नंबर 1 का राग अलापने वाली सरकार केवल स्वास्थ्य विभाग पर सारे बजट का 2% खर्च कर रही थी। उत्तर प्रदेश ऐसी सरकार भी 12% खर्च कर रही है। तो इसी कारण से ये इतना बुरा हाल हुआ था और हम अब पूरा जोर लगाएंगे कि इसका बजट बढ़ाया जाए और कम से कम डबल तो किया जाए। इधर पलवल के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल ने पूर्व सांसद अवतार सिंह भटाना के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि वो निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृष्णपाल गुर्जर का राजनीतिक कद घटाने के लिए भटाना ने बीजेपी का दामन अब थाम लिया है। गौरतलब है कि पूर्व सांसद और इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे अवतार सिंह भटाना ने 2 फरवरी को इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल वो हो चुके थे, जिससे हरियाणा की जो सियासत का पारा है वो जरूर गर्मा गया। एक इलाके का नुमाइंदा पहले बैठा हुआ है और केंद्र की सरकार में मंत्री है, उसके राजनीतिक कैरियर में दखल देने के लिए और अपनी गैरत से समझौता करके जिस दल के अंदर वो गए हैं उन्हें क्या सम्मान मिलेगा वहाँ? आपका इशारा किसकी तरफ है? किसकी राजनीतिक कैरियर में दखल देने की बात कर रहे हैं? नहीं, कृष्णपाल जी की जो चुनाव में हार हुई है उस हार का वो वहाँ कृष्णपाल जी का जो राजनीतिक कैरियर खराब करने के लिए ही तो वहाँ गए हैं। उनका निजी स्वार्थ जो अब तक वो पूरा करते रहे, तो देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कितने निजी स्वार्थों को पूरा कर पाएगी। लेकिन हर राजनीति के अंदर स्वार्थ को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, इलाके के हितों को सबसे पहले देखना चाहिए।
वहीं प्रदेश की खट्टर सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो उन्हें कर्मचारियों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ये हड़ताल प्रदेश व्यापी भी हो सकती है। ये ऐलान रोहतक में हरियाणा कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान किया गया। वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज भी मार्च में पूरे प्रदेश का चक्का जाम करने की अब तैयारी में है। समय के अनुसार की मीटिंग थी, उसके अंदर हमने इस सब बातों को रखा था। खाली पंजाब के बराबर वेतन की बात नहीं, हमारी 4-5 डिमांड जो पहले सरकार में हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने लड़ करके पूर्व की सरकार से जो मनवाई थी वो है नंबर 1 पंजाब के बराबर वेतनमान, नंबर 2 कच्चे कर्मचारियों का पक्का करने की बात, नंबर 3 हमारे ऊपर जो आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे उनको वापस लेने की बात, और लोड के अनुसार रेगुलर भर्ती की बात, और इस प्रकार से और विभागीय यूनियन की डिमांड से उनसे 12 में जो सहमति बनी थी उनको लागू करने की बात थी। सरकार ने हमारे से 1 महीने का समय लिया था, 1 महीना हो चुका है। अब उसके अंदर हम चारों मुद्दों पर ही हम तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार ने जल्दी ही कोई मीटिंग नहीं बुलाई तो निश्चित तौर के ऊपर इन मुद्दों पर हम सरकार के साथ लड़ाएंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं रेल यात्रियों की, जिनके लिए ये खबर बड़ी राहत की खबर है। दरअसल अब रेल यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए स्टेशन पर लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, ना ही धक्के खाने पड़ेंगे लंबी लाइनों में। दरअसल IRCTC ने ऑनलाइन टिकट खरीदने की सुविधा अब शुरू कर दी है, जिसके बाद आपका जो टिकट है वो आपको घर पर ही मिल जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोगों को घर बैठे रेल टिकट मुहैया कराने की सुविधा शुरू की है। इसके तहत अब आप ऑनलाइन रेल टिकट खरीद सकते हैं और घर पर इसे पहुंचाए जाने पर भुगतान कर सकते हैं। रेल टिकट में कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत करते हुए IRCTC उन ग्राहकों को लक्ष्य बनाना चाहती है जो अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। साथ ही जिनके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा ऐसे लोगों को होगा जिनके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है। परियोजनाओं के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कराना होगा और टिकट बताए पते पर आने के बाद उसका भुगतान किया जा सकेगा। इस परियोजना को पायलट आधार पर शुरू किया गया है और शुरू में ये सेवा 200 शहरों में उपलब्ध होगी। ग्राहक यात्रा से 5 दिन पहले टिकट खरीद सकेंगे। वहीं टिकट के लिए जहां 40 रुपए का डिलीवरी शुल्क लिया जाएगा और AC क्लास के टिकट पर 60 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। कैश ऑन डिलीवरी सेवा के लिए अंदुरिल टेक्नोलॉजी को उनकी वेबसाइट और उनके ऐप bookmytrain.com के माध्यम से अधिकृत किया गया है। बहरहाल इस सुविधा से काफी हद तक टिकट एजेंटों पर लगाम लगेगी। साथ ही नई सुविधा से इस वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बात अब जींद की कर लेते हैं, जहां के पालवा गांव की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर पत्नी जशोदाबेन को अपने साथ रखने की मांग की है। इसके लिए जिला पार्षद सुरेंद्र देवी की अध्यक्षता में महिलाओं की बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि वो हर हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखेंगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जब तक जशोदाबेन को अपने साथ नहीं रखेंगे तब तक ये महिलाएं उन्हें इसी तरीके से पत्र लिखती रहेंगी। वहीं महिलाओं का कहना है कि मोदी पूरे देश में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी जशोदाबेन को अपने साथ नहीं रखते। ये एक समिति रखी हुई है कि हम अपनी बात को माननीय मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। वे बेटी बचाओ का अभियान शुरू कर रहे हैं, नारी को सम्मान दे रहे हैं और एक तरफ अपनी पत्नी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इनको यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया है? हम चाहते हैं कि वो ये उनको अधिकार दिया जाए, तभी तो और नारी को अधिकार दिया जाएगा। अगर वे अपने नारी को अधिकार देंगे तभी और पुरुष जाति भी इस बात को आगे रखेंगे। तो वहीं प्रदेश में स्वाइन फ्लू का जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए मेडिकल संस्थान रोहतक की, तो यहाँ पर भी स्वाइन फ्लू का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए।